अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास कैसे हैं सब आप लोग? बेटा आज 18 जून है और पाकिस्तान स्टडीज़ की क्लास है आज आपकी मेरे साथ। आपको पता है कि वीक में 3 डेज़ हो रही है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है जी। तो फर्स्ट 3 डेज़ आपकी आईएएस की होगी और लास्ट 3 डेज़ आपकी पाकिस्तान स्टडीज़ की होगी। तो आज आपकी जो है वो पीएस की है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने जो एकेडमिक जर्नल है वो आप लोगों ने कलेक्ट कर लिया होगा स्कूल से। आप तक चीज़ें सारी पहुंच चुकी होंगी, तो इसलिए अब आप लोग जो है वो जो भी आपकी डायरी वगैरह या जो चीज़ें हैं जो आपको स्कूल की तरफ से कांटेक्ट होता है, ठीक है, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं उसके मुताबिक आप लोग उनको अरेंज कर लें। यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बुक ही से मैं आपको पढ़ाऊंगी, बुक शेयर कर देती हूँ मैं आपके साथ यहीं पे। बुक मैंने अभी ओपन नहीं की तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। 10th क्लास ऑनलाइन लिंक बेटा पड़े हुए हैं सारे, आपको मिल भी गए होंगे। पीटीबी के पड़े हुए हैं बुक्स सारी, जो है वो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, यूनिट नंबर 1 चुके हम पढ़ रहे हैं, तो ज़ेड भुट्टो हम पढ़ चुके हुए हैं। ठीक है, ये लेबर रिफॉर्म्स उनकी, और जिन बच्चों ने आज क्लास ज्वाइन की है किसी मतलब जो है वो प्रॉब्लम की वजह से लास्ट वीक में क्लास नहीं ले पाए, तो आपको पता है यूट्यूब पे और वैसे भी जो है वो व्हाट्सएप आपके जो ग्रुप हैं तो उनके अंदर आप लोगों को लेक्चर हम सारे जो है वो भेज देते हैं डिटेल के साथ, वीडियो लेक्चर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और एक तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया हुआ है, नेशनलाइजेशन के इफेक्ट्स क्या हुए थे, इन चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। और साथ में जो है वो हमने ज़िया इरा भी जो है पढ़ लिया हुआ है। और 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। साथ ही जो है जी बिल्कुल, जनरल ज़िया का दौर हुकूमत, इसमें इस्लामाइजेशन का सिस्टम है वो हम लोगों ने हम लोगों ने जो है वो उसको पढ़ लिया हुआ है। और मोहम्मद खान जुनेजो का दौर हुकूमत, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। और लास्ट हमारा जो टॉपिक था पिछले वीक में वो था अफगान जिहाद एंड रेफ्यूजी प्रॉब्लम एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन पाकिस्तान सोसाइटी। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ था। आज हमारा जो है वो बेनज़ीर भुट्टो का दौर हुकूमत है। तो बेनज़ीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान की 2 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन चुकी हुई हैं। पहला इनका जो दौर हुकूमत है वो दिसंबर 1988 से अगस्त 1990 तक का है, और जो दूसरा दौर हुकूमत है वो इनका अक्टूबर 1939 से नवंबर 1996 तक का है। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ जो आप लोगों की है कि इसको ट्राइका पीरियड भी बोला जाता है, मतलब बेनज़ीर फिर नवाज शरीफ, फिर बेनज़ीर फिर नवाज शरीफ, ये 2 मतलब जो लोग हैं ये इस तरीके से आए हैं। 2-4 आप कह लें या कुछ सालों तक जो है वो इन दोनों के टेन्योर रहे एक वज़ीर आज़म की हैसियत से। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो जो है ये ज़िया हक की जब इनका जो है वो इनकी असैसिनेशन हो गई थी, ये शहीद हो गए थे प्लेन क्रैश के अंदर। उसके बाद जो इंतखाबात हुए थे 1988 में, तो चूँकि जुनेजो की हुकूमत को भी बरतरफ कर दिया गया था, उसके बाद फिर जो है वो बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। और इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि ये पाकिस्तान की और जितने भी दुनिया में इस्लामी ममालिक हैं सब के अंदर ये पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई थी। बांग्लादेश की खालदा जब बाद में हुई थी, ठीक है जी। और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था, यानी जो पॉलिटिकल पार्टी थी सिंध में के अंदर जो डोमिनेंट पार्टी थी पीपल्स पार्टी, ये उसकी रहनुमा थी। और सबसे पहले आते ही इन्होंने जो है वो जो इनका पहला स्टेप था इनकी गवर्नमेंट का, वो ये था कि इन्होंने बलूचिस्तान असम्बली को डिसमिस कर दिया था, यानी उसको बर्खास्त कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। एक बात ज़हन में रखें, अगर प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाए तो ओवरऑल गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म होती है, लेकिन अगर किसी एक सूबे की गवर्नमेंट या उसके वज़ीर आला को डिसमिस किया जाए तो फिर उस तरीके से जो है वो सिर्फ उसी प्रोविंस की असम्बली जो है वो बर्खास्त होती है। 1988 में जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान जो थे वो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली थे, ठीक है।
ابھی تک مطلب ان کا یہ پروسیس چل رہا تھا، ابھی وہ پراپر جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس حاصل نہیں کر پائے تھے. ابھی یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا کہ بینظیر بھٹو نے جو ہے وہ ان کی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بلوچستان اسمبلی جو تھی اس کو ڈیزالو کر دیا، ختم کر دیا، اور نئی جو انہوں نے آپ کہہ لیں کہ اپنی نیپوٹزم کا شکار تھے، یا آپ کہہ لیں کہ فیورٹزم کا، یا جیسے بھی، تو جو نیو ان کے لوگ تھے ان کو یہ لانا چاہتے تھے. لیکن جو بلوچستان کی ہائی کورٹ تھی انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کا یہ جو فیصلہ ہے اسمبلی کو ختم کرنے کا یہ غیر آئینی ہے، اس طریقے سے آپ اسمبلی کو ختم نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے، ہر چیز کا ایک پروسیجر موجود ہے کہ کس کنڈیشن میں، کن حالات کے اندر کس طریقے سے آپ جو ہے وہ اور کن رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہوئے آپ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو جوڈیشری ہے پاکستان کی سب سے جو ہائیسٹ آپ کہہ لیں یہ بڑی عدالت جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے. یہ پورے پاکستان کے اندر ایک ہے، ٹھیک ہے، اسلام آباد کے اندر فیڈرل کے اندر ایک ہے. ہاں اس کی مطلب سب برانچز ہو سکتی ہیں، سب برانچز مین کہ انہوں نے، اب ظاہری سی بات ہے پنجاب سے سندھ سے بعض بات نہیں پاسبل ہوتا کہ سارے لوگ جو ہے وہ سپریم کورٹ جائیں، تو اس لیے جو ہے وہ کچھ جگہوں پر اس کے بینچ جو ہیں وہ بٹھائے جا سکتے ہیں، مطلب جو سپریم کورٹ کی نمائندگی کریں گے صوبوں کے اندر. لیکن سپریم کورٹ یعنی جو اعلیٰ عدالت ہے وہ ایک ہی ہے. اس کے بعد ہر صوبے کے اندر ایک ہائی کورٹ موجود ہے، یہ صوبے کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر آگے فردر ڈسٹرکٹ اور جو ہے وہ سیشن کورٹس ہوتے ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے اس نے کہا کہ بھئی یہ فیصلہ جو ہے وہ غیر آئینی ہے، یعنی کانسٹیٹیوشن کے اندر اسمبلی کو ختم کرنے کی یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں ہیں جس طریقے سے ان کو ختم کر دیا گیا، اس لیے جو ہے وہ پرائم منسٹر یہ سٹیپ نہیں لے سکتے. تو انہوں نے اسمبلی کو دوبارہ بحال کر دیا. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو جوڈیشری ہوتی ہے، جو بات میں آپ کو پہلے بھی بتانے لگی تھی، وہ کانسٹیٹیوشن کا یا گورنمنٹ کی جو ہے اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے کہ گورنمنٹ کیا کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے. مطلب ظاہری سی بات ہے، ہم ان کو بھی ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا چاہیے. تو عدالت جو ہے وہ نظر رکھتی ہے کہ لیجسلیشن کے ادارے جتنے بھی ہیں، یعنی جو قانون ساز ادارے ہیں جو ملک کے اندر قوانین بنا رہے ہیں، جو گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں، وہ صحیح کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. اچھا، اس کے بعد دوسرا کام جو ان کا تھا وہ تھا صدارتی انتخابات. دسمبر 1988 میں صدر کے لیے جو وہ انتخابات ہوتے ہیں. غلام اسحاق خان جو ہے وہ انہوں نے نوابزادہ رسول اللہ خان کے مقابلے میں انتخاب جیتا تھا اور صدر پاکستان کی حیثیت سے لوٹایا تھا. آپ لوگوں نے پیچھے کانسٹیٹیوشن کے اندر میں نے آپ کو سارا بتا دیا تھا کہ صدر کیسے منتخب ہوتا ہے اور وزیر اعظم کیسے منتخب ہوتا ہے. وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کرتی ہے، صدر کو چاروں صوبائی اسمبلیاں اور سینٹ جو ہے یہ مل کے سلیکٹ کرتے ہیں. اچھا، پھر ہے کامن ویلتھ. یہ دھارا 72 میں جب بھٹو کی حکومت آئی تھی تو پاکستان جو ہے وہ کامن ویلتھ سے الگ ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو لیکن بینظیر بھٹو نے اپنے دور میں دولت مشترکہ کے اندر دوبارہ شمولیت اختیار کر لی تھی. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ خارجہ پالیسی، ٹھیک ہے، ان کی تو خارجہ پالیسی کہتے ہیں مطلب پاکستان کے جو ہے وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان کو خارجہ پالیسی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب خارجہ پالیسی سے مراد بھی ہم پاکستان نے اگر دوسرے ممالک کے ساتھ ریلیشنز بنائے ہیں نا، ان ریلیشنز کو مینٹین کرنے کے لیے جو اپنے ایک اصول، قواعد و ضوابط، جو اپنے قوانین مقرر کیے ہیں یا ان قوانین کے اندر رہتے ہوئے دوسرے ملکوں کو بھی پھر جو ہے وہ اپنے قوانین کے مطابق چلانا یا پابند کرنا یا سارا اس سلسلے میں جو کوشش کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں خارجہ پالیسی، ٹھیک ہے. انگلش میں اس کو فارن پالیسی بولتے ہیں. بینظیر بھٹو کی یہ جو حکومت تھی نا، انہوں نے بھارت کے ساتھ محاذرائی ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی تھی. اچھا، اب اس میں نا یہ تھا کہ مطلب جب بینظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت آیا تھا نا، تو اس حکومت میں کوشش کی گئی تھی کہ انڈیا کے ساتھ جو محاذرائی ہے، جو جھڑپیں چلتی ہیں، جو ٹینشن کریٹ ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کی ڈیولپمنٹ متاثر ہوتی ہے، اس کو کم جو ہے وہ کیا جائے. بھارتی وزیر اعظم جو راجیو گاندھی تھے اس وقت، ٹھیک ہے. سارک یہ ایک تنظیم ہے ساؤتھ ایشین کنٹریز کی، ٹھیک ہے. اس کے مطلب جو جنوبی ایشیا میں جتنے بھی ممالک شامل ہیں وہ اس تنظیم کے ممبر ہیں، ٹھیک ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کنٹریز ایک دوسرے کی جو ہے وہ تعاون کرنے کے لیے، ہیلپ کے لیے اور ایک دوسرے سے معاہدے وغیرہ کرنے کے لیے اس طرح کی تنظیمیں وغیرہ بناتے رہتے ہیں. تو یہ ہم اس طرح کی جتنی بھی ہیں نا، سارک ہو گیا یا پھر جو ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ ہمارے کیا کس طریقے سے دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، تنظیمیں کون سی بنتی ہیں، کیسے معاہدے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سیکنڈ یونٹ کے اندر جا کے پڑھیں گے.
बहरहाल उस वक़्त चौथी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी, मतलब ये कि पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा था, तो ये आए थे पाकिस्तान में। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने इनके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की पॉलिसी अपनाई थी। नो डाउट कि ये जो मतलब गवर्नमेंट की ये जो पॉलिसी थी, इसके फिर काफ़ी सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने में आए थे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है जिन चीज़ों में फेवर नहीं भी देनी थी इंडिया को, उनके अंदर भी देनी शुरू कर दी थी, उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो बहरहाल ये कुछ हद तक तो ये एक अच्छा स्टेप था कि ताकि दोनों मुल्क अपनी जो टेंशन है उनको उसको भूल के अपने जो है वो डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दें, लेकिन काफ़ी सारी जगहों पर जो है इसकी वजह से डिस्टर्बेंस भी क्रिएट हो रही थी। अच्छा, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो ने अपने पहले दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो मुल्क की तरक्की और समाजी बहबूद के लिए पीपल वर्क्स, ठीक है, लोगों के लिए काम शुरू किया था। तो एक अदारा बनाया गया था प्लेसमेंट ब्यूरो, तो उसके अंदर जो है वो उसकी वजह से लोगों को मुलाजमतें मिली। मतलब ये प्लेसमेंट ब्यूरो था, आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उस वक्त जो चलता था वो खुद अदारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता था, फिर सारे उसके अंदर जहाँ पर जैसे अवेलेबल होता था जॉब्स प्लान की जाती थी, फिर लोगों को वो जॉब्स मिल जाती थी। आगे इसमें देखें जो पहला दौरे हुकूमत था, क्योंकि इसमें ना ये प्रेसिडेंशियल था, ठीक है, इसमें सदर के पास जो है वो 58(2)B का जो है वो इख्तियार था। सर प्रेसिडेंशियल नहीं था, पार्लियामेंट्री था, लेकिन सदर के पास जो है वो 58(2)B का इख्तियार था। 6 अगस्त 1990 को सदर गुलाम ईसा खान जो थे, इन्होंने 58(2)B का इस्तेमाल किया और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो थी इसको बर्खास्त कर दिया। अच्छा, इस तरह इनका पहला दौर जो था वो 1 साल और 8 माह के तकरीबन ये रहा। ये ना मतलब 58(2)B ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शिक है। इसमें ये होता है कि अगर कोई वजीर आजम जो है वो सही काम नहीं कर रहा है, वो करप्शन कर रहा है मुल्क के साथ, तो सदर के पास ये इख्तियार है कि वो इस आर्टिकल की रूह से इस आर्टिकल का जो है वो इस्तेमाल करते हुए असम्बली को तोड़ सकता है, बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। तो पहला दौरे हुकूमत जो था वो बेनज़ीर भुट्टो का 1 साल 8 माह के बाद ही जो है वो 58(2)B का शिकार हो गया। इनके बाद फिर आए थे जो है वो बीच में जो दूसरा जो दौरे हुकूमत हम पढ़ेंगे कि वो देखें जो है वो 1990 और फिर अगला शुरू हो रहा है, ये देखें 1993 में। तो जो बीच के साल है ना 90 से 93 तक के जो अंदर वाले साल हैं, उन इस दौर में नवाज शरीफ वजीर आजम रहे थे। उनका फिर जब हम इनका कंप्लीट हो जाएगा फिर हम उनका एक साथ ही डिटेल में पढ़ेंगे। बेनज़ीर भुट्टो का जो दूसरा दौर हुकूमत था, इसमें आप कह लें कि अक्टूबर 1993 में पाकिस्तान की वजीर आजम मुंतखब हुई थी, ठीक है, तो दोबारा से। तो इस तरीके से सबसे पहले इन्होंने आते हुए जो है वो अच्छा, यहाँ पर जो दूसरा दौर हुकूमत है ना, इसके अंदर काफ़ी सारी इन्होंने जो है वो ऐसी चीज़ें की, ऐसी चीज़ों से अवॉइड किया, जो गलतियाँ जो प्रॉब्लम्स इन्होंने अपने पहले दौर हुकूमत में अपने लिए खुद क्रिएट किए, खुद फेस की, ठीक है, उन चीज़ों से फिर बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो नेक्स्ट अपने जो दौर हुकूमत था उसके अंदर काफ़ी हद तक जो है वो अवॉइड किया, और इस वजह से फिर अवाम के अंदर इनको फेवर भी मिली। अच्छा, फिर ये बेनज़ीर भुट्टो ने जो है वो कराची के अंदर फ्लाईओवर और जो है वो बुर्ज की तामीर की, लाहौर बाईपास वगैरह इस तरह के तामीरी मंसूबे शुरू किए गए। यहाँ पर ना एक चीज़, यानी ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, एक मेरा पर्सनल ख्याल है कि जो गवर्नमेंट है ना वो मतलब किसी की भी आई है, कोई भी गवर्नमेंट के अंदर आया है, तो इनकी इन लोगों की हमेशा जो तवज्जो है एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रहती है, लाइक जो बड़े-बड़े शहर हैं, ठीक है, या जो आप कह लें कि जो तजारती मराकज़ हों, सनती मराकज़ हों, ये सिर्फ उतने एक एरिया तक डेवलपमेंट करते हैं। छोटा एरिया जो है, जो छोटे शहर हैं या जो देहात वगैरह हैं, उनके अंदर जो है वो प्रॉपर कोई फलाही काम अच्छे तरीके से, या फिर आप कह लें कोई इस तरह का जो है वो प्रोडक्टिव वर्क जो है जिसकी वजह से पब्लिक को लॉन्ग टर्म फ़ायदा हो, लॉन्ग टर्म पब्लिक के लिए जो है वो फ़ायदेमंद हो, सूदमंद हो, वो चीज़ें जो है वो किसी गवर्नमेंट ने के अंदर भी जो है वो नज़र नहीं आती प्रॉपर वे में। छोटे मोटे बस वज़ाइफ दे दिए, छोटी मोटी डिस्पेंसरी बना दी, इस तरह की चीज़ें, मतलब कोई लॉन्ग टर्म इस तरह को जिसकी वजह से लोगों को जो है वो फ़ायदा हो, लोग जो है वो शहरों की तरफ नकल मकानी कम करें, ठीक है, कोई मतलब एग्रीकल्चर के अंदर कोई ट्रेंड लेके आए, कोई जो है वो इन लोगों के लिए बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं या बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएँ। इन चीज़ों में जो है वो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट हमारी तमाम गवर्नमेंट्स का जो हाथ है वो तंग ही रहा है। बहरहाल आगे इसमें देखें किसानों और ख़वातीन के जो है वो उनके लिए मंसूबे बनाए गए। किसानों को उन्होंने कहा जी कर्ज़े देंगे, किसान बैंक बनाया, अवामी ट्रैक्टर स्कीम शुरू हुई। ख़वातीन के लिए जो है वो समाजी और सेहत की पॉलिसियाँ बनी गई। ख़वातीन के लिए पुलिस स्टेशन, अदालतें बनी। ये बड़ा एक अच्छा स्टेप था बेनज़ीर भुट्टो का।
ठीक है। इससे ख़वातीन की हौसला अफ़ज़ाई मतलब अलग से जो है वो पुलिस इनको डील करने लग गई, और अदालतें वगैरह हर चीज़ जो है वो उसके अंदर ख़वातीन की सुनवाई और ये वो जो भी इश्यूज़ था वो उसको सेपरेट कर दिया गया। अच्छा, फिर बेनज़ीर भुट्टो का जो दूसरा दौर हुकूमत है, इसमें सबसे पहले जो है वो सबसे मेन चीज़ जो है वो 8वां 5 साला मनसूबा। 5 साला मनसूबा आपने 9th के अंदर भी पढ़ा था कि गवर्नमेंट बनती थी 5 साल के लिए, पूरी वो प्लानिंग करते थे कि हमने इन 5 सालों के अंदर मुल्क के अंदर कहाँ से कमाना है, कहाँ पे लगाना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमें किस तरीके से बजट को लेके चलना है, कहाँ पे हमारी सेविंग्स हो रही हैं, कहाँ पे हमें खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें जो मतलब मुल्क के लिए जो प्लान करना, बजट बनाना, वो 5 साला मनसूबा या 5 ईयर प्लान, मुआशी मनसूबाबंदी उसको कहते हैं, ठीक है। तो बेनज़ीर भुट्टो का जो दूसरा दौर हुकूमत था उस वक़्त 8वां 5 साला मनसूबा बना था। तो ये बड़ा एक अच्छा था, इसमें मुल्क की तरक्की की रफ्तार तेज़ हुई। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2 5 साला मनसूबे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कामयाब रहे हैं। एक दूसरा जनरल अय्यूब के दौर में और एक 8वां बेनज़ीर भुट्टो के दौर में। अच्छा, उसके बाद बैरूनी दौर है और मसला कश्मीर। दूसरे दौर हुकूमत में ईरान और तुर्की गई थी और काफ़ी हद तक जो है वो उनके साथ माहदे और तावन करने के जो समझौते थे उनके ऊपर कामयाब रहीं, ठीक है, काम करने के लिए। फिर कश्मीर के ऊपर इन दोनों मुल्कों को अपना हामी बना लिया। ये बड़ा एक ज़रूरी है कि ख़त्े के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो कश्मीर के इशू पर हमारे साथ हों, ताकि जब इंटरनेशनल लेवल पर बात होती है तो फिर हमारे लिए हमारा पॉइंट जो है वो हमारे एंड पर स्ट्रॉन्ग हो। अच्छा, उसके बाद देखिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। अच्छा, जो चीज़ बेनज़ीर भुट्टो ने पहले दौरे हुकूमत में की थी, यानी ये देखें कि वो बलूचिस्तान की असम्बली को तोड़ा, इसी यही काम इन्होंने जाके दूसरे दौरे हुकूमत में KPK में किया, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। या इसको पुराना नाम इसका सरहद है, NWFP भी बोलते थे इसको। 1994 में मुस्लिम लीग के उस वक़्त थे वज़ीर आला यहाँ पे पीर साबर शाह, ठीक है, इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया, मतलब जो है वो एलिगेशंस लगाए और इस तरीके से। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के जो हैं वो आफ्ताब अहमद शेरपाव, इनको वज़ीर आला बना दिया गया। अच्छा, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत थी, दूसरा दौर हुकूमत भी इनका जो था वो 58 का ही शिकार हुआ। सदर फारूक अहमद लुगारी थे, मतलब पहले दौर में इनके साथ सदर इसहाक थे, दूसरे दौर में इनके साथ सदर फारूक अहमद लुगारी थे, ठीक है। तो उस वक़्त जो है वो बेनज़ीर भुट्टो और उनके दरमियान जो है काफ़ी कामों पर इख्तलाफ पैदा हुआ। सदर ने फिर जो है वो अपना वो एक जो हथियार था उसको यूज़ किया और आयन के ऊपर जो है वो। अच्छा, इसमें फिर इन्होंने यही किया कि फ़ारूक अहमद लुगारी ने भी जो है वो इसी आर्टिकल का यूज़ किया 58 का, और इन पर बदनवानी करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, हुकूमत को बर्खास्त कर दिया। इस बार जो है वो बेनज़ीर भुट्टो ने तकरीबन 3 साल तक काम किया। तो नेक्स्ट नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी जो है वो नेक्स्ट जो 2 आई हैं, और वो एक 58 का शिकार हुई थी, ठीक है। फिर ये शिक्की ख़त्म कर दी गई आइन के अंदर से, और फिर दूसरी जो है वो ख़त्म हुई थी मार्शल लॉ की वजह से। ये बेटा आपका आज का टॉपिक था, ठीक है। आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ध्यान से समझ के आप लोगों ने इसको याद कर लेना है। तो आपको बिल्कुल भी कोई राइट नहीं है यहाँ पर कोई मेरे साथ पॉलिटिकल डिस्कशन करने का। जो चीज़ें जितनी की ज़रूरी होती हैं उतनी मैं आपसे खुद डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। आपने अपने जो है वो सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से जो है वो पढ़ना है। हाँ, चीज़ों को सीखें, एनालिसिस करें, सीखें, इनके ऊपर गौर करें, लेकिन ये कि तनकीद बराए तनकीद और वो सोशल मीडिया पर जो इस तरह चीज़ें चलती हैं, ये यहाँ पर कोई इस तरह का काम नहीं होगा, ठीक है जी। चलें भाई, ठीक है, अपना जो है वो ख्याल रखिएगा, और साथ ही आज का लेक्चर हमारा एंड होता है। इंशाल्लाह जो है वो कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक आप लोगों ने जो है इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।